नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नीरी कहा जाता है, वो कहाँ पर अवस्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान ये महाराष्ट्र के नागपुर में उपस्थित है। ऑप्शन सी सही होगा, नागपुर। अगला है, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए, इसका ऑप्शन डी सही होगा। यानी इसमें जो उपरोक्त सभी हैं, यानी जैविक विविधता का संरक्षण करना, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण करना, निर्धनता को घटाना, ये सभी अगर उपाय किए जाएंगे तभी किसी भी देश का सतत विकास होगा। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए तीनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगला है, वायु किस प्रकार का संघटक है? वायु क्या है? देखिए, वायु एक मिश्रण है। अब बहुत से लोग कहेंगे क्यों मिश्रण है? क्योंकि अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं और उन गैसों को सम्मिलित रूप से वायुमंडल कहा जाता है। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, ये सभी गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार वायु क्या है? एक मिश्रण है। अगला है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, ऑप्शन देख के बताइए, इको मार्क किसको दिया जाता है? तब तक एक सूचना है, अगर आप लोग बीईओ परीक्षा यानी खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा, आरओ परीक्षा और यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो घर बैठकर, तो हमारे चैनल पर आपको जीएस की कंप्लीट पीडीएफ नोट्स साथ में हिंदी और करंट अफेयर्स के साथ प्रोवाइड की जा रही है, मात्र 800 रुपये में। बहुत ही न्यूनतम शुल्क है, बहुत ही अच्छी पीडीएफ है। ऐसी पीडीएफ है, ऐसी नोट्स है जिसको आप लेकर आसानी से प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। आरओ का तो मेंस भी आसानी से क्वालिफाई हो सकता है, हिंदी वगैरह सब कुछ बेहतरीन ढंग से दिया गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके हमसे संपर्क करना है। ओके। देखिए, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। ओके। अगला है, धारणीय कृषि क्या है? सस्टेन एग्रीकल्चर क्या है? धारणीय कृषि किसे कहते हैं? धारणीय कृषि उस प्रकार की कृषि होती है कि भूमि का इस प्रकार प्रयोग करें कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, यानी उसकी गुणवत्ता में कमी हुए बिना, भूमि की गुणवत्ता में कमी हुए बिना ही भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? धारणीय कृषि कहलाता है, सस्टेन एग्रीकल्चर कहलाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जीवों और उनके चारों ओर पाए जाने वाले वातावरण के पारस्परिक संबंध को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, लेकिन जो पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है वो है सामुद्रिक। ऑप्शन डी सही होगा, सामुद्रिक। जो महासागर वगैरह हैं, समुद्र वगैरह हैं, आप लोग जानते हैं कि लगभग 70% से ऊपर भाग पर पृथ्वी के जल पाया जाता है, तो वही क्या है? सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला है, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में फूड चेन विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या होता है? देखिए, फूड चेन किसे कहते हैं? एक जीव से दूसरी जीव में, एक जीव से दूसरे जीव में भोजन पदार्थों का स्थानांतरण या ट्रांसफ़र ही क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहलाता है। खाद्य श्रृंखलाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है चारण और दूसरी होती है अपरद। चारण खाद्य श्रृंखला हरे पौधे से शुरू होती है, जबकि अपरद किससे शुरू होती है? मृत जीवों से शुरू होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इन चारों में सबसे पहले क्या दिया गया है? घास दिया गया है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो सही क्रम है इसका वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि देखिए यहाँ पर सबसे पहले घास, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेढक खाएगा और मेढक को सर्प खाएगा, यानी एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। अगला है, निम्न वृक्षों में से किसे पर्यावरणीय संकट माना जाता है? पर्यावरणीय संकट या पारिस्थितिकी आतंकवादी यूकेलिप्टस के पेड़ को माना जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला है, जैव विविधता के नाश का क्या कारण है? जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, इसके नाश का क्या कारण है? इसके नाश का कारण इसमें ऑप्शन डी सही होगा। उपरोक्त तीनों यानी जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरण में जो प्रदूषण तमाम तरीके के फैलते हैं और वनों का नाश, ये सभी जैव विविधता के नाश के प्रमुख कारण होते हैं।
अगला है भारत में जैव विविधता के ताप स्थल या हॉट स्पॉट जिसको कहते हैं वो कौन से हैं। देखिए भारत में जैव विविधता के मुख्य रूप से 4 हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, जिनमें से जो ऑप्शन दिया गया है इसमें ऑप्शन सी सही होगा, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट ये भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं। ओके। अगला है निम्न भारतीय पक्षियों में कौन सी अत्यधिक संकटापन्न किस्म है। देखिए IUCN एक प्राकृतिक संस्था है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के मॉर्गस में है। वो एक लिस्ट जारी करती है, एक बुक जारी करती है जिसका नाम है रेड डाटा बुक, जो कि यह बताती है कि वर्तमान में कौन सी जीव और कौन सी वनस्पतियाँ खतरे में हैं, किन पर अस्तित्व का संकट बना हुआ है। तो ऐसे ही जो भारतीय पक्षी है उसमें एक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको महान भारतीय सारंग के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। इसको IUCN ने अपने रेड डाटा लिस्ट में अत्यधिक संकटापन्न यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड की सूची में रखा है। ओके, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अगला है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। सबसे अधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, खासकर जो अमेजन के वन हैं वहाँ पर हमेशा बारिश होने के कारण वहाँ पर जीव जंतुओं की विभिन्न प्रकार की वैरायटी यानी बहुत विविधता पाई जाती है। अगला है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। इन चारों में देखिए सबसे अधिक जैव विविधता शांत घाटी में, साइलेंट वैली, केरल के साइलेंट वैली में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। उसका भी कारण यही है क्योंकि शांत घाटी पश्चिमी घाट में स्थित है, पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है और पश्चिमी घाट में वर्षा बहुत होती है और जहाँ पर वर्षा बहुत होगी वहाँ पर जैव विविधता अपने आप ही सबसे अधिक मात्रा में पाई जाएगी। अगला है जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है क्या। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र ये वायुमंडलीय संतुलन के क्षेत्र हैं। भारत में कुल मिला के 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके। अगला है हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ है। हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ है। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव ये वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। जब वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वो वायुमंडल में अगर इकट्ठा होती चली जाती है, उसका ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, तो इसके कारण वायुमंडल का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 15 डिग्री, उससे वो ऊपर जाने लगता है और वायुमंडल धीरे धीरे गर्म होने लगता है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला है निम्न में से कौन सी हरित गैस नहीं है। ऑप्शन देखिए और बताइए। देखिए इन सभी गैसों में से ऑप्शन डी जो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ये हरित गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये सब क्या हैं, ग्रीन गैसों में आती हैं। अगला है ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत आपको पता है ये स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में पाई जाती है और यही ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है अपने पास और पृथ्वी पर आने नहीं देती, जिससे मानव शरीर है वो विभिन्न रोगों से बच जाता है। अगला है हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः इन चारों में से कहाँ पर पाई जाती है। मैंग्रोव एक दलदलीय वन होते हैं। ये भारत में मुख्य रूप से सुंदरवन में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।